हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को जारी किया नोटिस। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर और खटीमा बाईपास का किया लोकार्पण। क्षेत्र में लगने वाले जाम से मिलेगी निजात। जनता ने सीएम धामी का जताया आभार। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने किया अंडर 19 राज्य स्तरीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रदेश भर की टीम ले रही भाग। 5 से 7 जनवरी तक चलेगी प्रतियोगिता। और लक्सर कोतवाली पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 5000 परिवारों को राहत मिली है। आपको बता दें 7 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का सरकार पालन करेगी। उन्होंने गरीब मासूम बच्चों की सुनी है और हमें इंसाफ दिया है। 50,000 आबादी को इंसाफ दिया है मीडिया के इस माध्यम से। मैं मीडिया का भी आभारी हूँ और आज हमारे यहाँ बहुत खुशी की लहर है। जो फैसला आया है उससे दिल को जो सुकून मिला है, मैं बता सकता हूँ जो सुकून मिला इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अल्लाह ने आज हमें नवाजा है, जितना हम उसका शुक्र अदा करेगा। मैं साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मानवता को देखा है, आपने इंसानियत को देखा है कि कैसे लोग परेशान है। 50,000 की आबादी बेघर होकर कहाँ जाएगी। इसके साथ साथ मैंने बहुत शुक्रिया अदा सुप्रीम कोर्ट का भी करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने इस चीज़ को समझा। 50,000 की आबादी ये कहाँ पर जाएगी। उन्होंने ये फैसला इन गरीबों के हक में दिया, सच्चाई पे दिया। उन्होंने पेपर देखने के बाद जो अतिक्रमणकारी वहाँ पर हैं, जिनको उन्होंने कहा जो जोगर चुप्पी वाले हैं, अगर वो भी वहाँ से उखड़ेंगे तो उनका पहले पुनर्वास होगा। मैं इस बात का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं खुशी की लहर है बनपुलपुरा क्षेत्र के अंदर। लोग यहाँ पे काफी खुश हैं। यहाँ बिक्की भाई यहाँ पर है। बिक्की भाई जानना चाहेंगे जिस प्रकार से खुशी की लहर है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, खुशी की लहर किसी ईद से कम नहीं है। आज जो ये 50,000 लोगों की छतें उजड़ने से बची हैं, तो ये किसी ईद के त्यौहार से कम नहीं है। और साथ ही सबसे पहले शुक्रिया हम उस रब का करते हैं जिसके आगे हमने सजदे किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करते हैं और मीडिया का, खास तौर से जिसने ग्राउंड लेवल पे लोगों को आंसू दिखाए, लोगों का दर्द बयान किया, उसका भी शुक्रिया करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उन्होंने कहा। एक भाई मेरे साथ और मौजूद है। सर, आप खुशी का लहर है, जो दुआएं थी कबूल हो गई, जो दुआएं पड़ी जा रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, हमें न्यायपालिका का पूरा भरोसा था कि हमारे हक में फैसला आएगा। और जहां आपने देखा है 20 तारीख से लेकर अब तक जितनी दुआओं का दौर चालू रहा, बुजुर्ग बच्चे, तो कहीं ना कहीं दुआएं कबूल होनी थी और उसी का नतीजा आज देख रहे हैं आप। 70 नंबर में जैसे खुशी का माहौल है। आज ईद जैसा माहौल यहाँ पे मनाया जा रहा है, जैसे ईद हो रही है। यहाँ पे हर किसी के आंखों में आंसू थे, लेकिन आज बड़े खुशी के आंसू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आंखें नम जरूर है। 7 तारीख तक जरूर राहत मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो डर के साए में लोग जी रहे थे उनको राहत है। अपने सहयोगी वीरेंद्र के साथ IND 24/7 हल्द्वानी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनके घरों को ऐसे कैसे हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी तक स्टे लगाते हुए रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि 7 जनवरी तक किसी भी प्रकार का क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने इस चीज़ को समझा। 50,000 की आबादी ये कहाँ पर जाएगी। उन्होंने ये फैसला इन गरीबों के हक में दिया, सच्चाई पे दिया। उन्होंने पेपर देखने के बाद जो अतिक्रमणकारी वहाँ पर हैं, जिनको उन्होंने कहा जो जोगर चुप्पी वाले हैं, अगर वो भी वहाँ से उखड़ेंगे तो उनका पहले पुनर्वास होगा। मैं इस बात का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।
अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नार्को टेस्ट को लेकर कोटद्वार कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। जहां 3 जनवरी को दोनों पक्षों ने बहस हो चुकी थी, वहीं अंकिता की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं की टीम ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दाखिल करने को लेकर प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा है, जिस पर न्यायालय ने 10 जनवरी तक का समय दिया है। देखिए, आज अभियोजन पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की कुछ रूलिंग दाखिल करना चाहते हैं। तो न्यायालय ने इस मामले में उनको समय दिया और अब आदेश के लिए 10 तारीख नियत की है। इसमें नार्को टेस्ट में निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाना था, लेकिन क्योंकि परसों बहस हुई थी 3 तारीख को और हमें संपूर्ण समय इसमें रूलिंग दाखिल करने का नहीं मिला, इसलिए हम इसमें न्याय निर्णय दाखिल करना चाहते थे ताकि वो फैसले में आसानी हो न्यायालय को इस नार्को में अपना फैसला दिए जाने में। इसलिए हमारे द्वारा कुछ समय की मांग की गई, क्योंकि इसमें तिथि मुकदमे की तिथि पहले से ही 10 तारीख नियत है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि इसमें आप 10 तारीख तक अपनी जो भी रूलिंग्स हैं, जो भी वो हैं, उनको दाखिल करें और संभवतः हम उससे पूर्व इसमें रूलिंग दाखिल कर देंगे। आज अंकिता भंडारी का नार्को टैक्स में ऑर्डर होना था, परंतु साथी अधिवक्ताओं ने और हमने ये न्यायालय को कहा कि इसमें कुछ रूलिंगें पेश करनी है, जिससे कि नार्को टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंगें हैं, जिसमें कि अभियुक्त की सहमति के बिना भी नार्को टेस्ट दिया जा सकता, तो इस संबंध में उनको एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया गया और यह कहते हुए दिया गया कि हमें कुछ इस सापेक्ष में रूलिंगें पेश करनी है। तो कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए 10 तारीख के लिए निर्णय की तिथि लगा दी। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी गई और अभी तक 80% काम योजनाओं पर किया जा चुका है। विभाग के मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य को 18,000 और आवास मिले हैं, जो पदाधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द एक अच्छी छत मैसर हो सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उत्पादन को दोगुना करना विभाग का लक्ष्य है, लेकिन उस उत्पादन को दोगुना तभी किया जा सकता है जब विभाग के पास अच्छे प्रशिक्षक हो। इसलिए विभाग जल्द ही राज्य में 1000 किसानों को ग्राफ्टर की ट्रेनिंग देने का काम करेगा, जो अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित करेंगे। जिसकी अधिकतर योजनाएं केंद्र पोषित हैं, उसकी समीक्षा बैठक मैंने आज की है। मैं अपने अधिकारियों को शाबाशी देता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं 80, अभी तो 31 मार्च बाकी है, अभी तक हमने 84% से अधिक लक्ष्य सभी योजनाओं में हमने हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जहां पूर्व में हमारे जो 16,000 आवास हमको मिले थे, उसमें से 94% आवास हम दे चुके हैं और 18,000 आवास अभी हमें और मिले हैं। कल मैंने किसानों की एक बैठक की थी। आज हमारे पास ग्राफ्टर नहीं है। हम ग्राफ्टिंग के लिए हिमाचल से लोगों को बुलाते हैं, तो हमने कहा कि 1000 लोगों की ट्रेनिंग जो है इस योजना के माध्यम से करी जाए, ताकि उस दिशा में भी मदद मिले। वहीं जो हमारे विभाग की जो रिक्त पद हैं, शीघ्र उनको हम भरने जा रहे हैं। देहरादून के अंतर्गत बायो सीएनजी प्लांट का निगम निर्माण करने जा रहा है, जिसके लिए गेल कंपनी ने 26 करोड़ का बजट खर्च करने को लेकर हामी भर दी है। नगर निगम ने योजना को लेकर शासन की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब भी भेज दिया है, जिसके बाद अब कुछ महीनों के भीतर योजना का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही नगर निगम और शासन की इस योजना में 1 भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा। निगम को केवल प्लान के लिए जमीन उपलब्ध करानी है। इस योजना का नगर निगम और कंपनी के साथ जनता को बड़ा फायदा होगा। वहीं देहरादून के मेयर सुनील गामा का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम को टॉप 50 शहरों की सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बायो सीएनजी प्लांट लगाने से सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और यह योजना निगम और जनता दोनों के हित में होगी। स्वच्छता के लिए जो है देहरादून वाले जागरूक हैं और देहरादून के साथ साथ नगर निगम का प्रयास है कि देहरादून का जो है अच्छे शहरों में इसकी गिनती हो। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम भी प्रयास कर रहा है, देहरादून की जनता भी प्रयास कर रही है। उनकी जन सहभागिता से ही जो है इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
384 से हम 69 में पहुंचे। तो 315 अंकों का जो सुधार हुआ है वो देहरादून की जनता ने उसमें सहयोग दिया, वो सुधार हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार हम 50 से नीचे नीचे जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है नगर निगम की श्रेणी आए। तो इससे जो है पूरे हमारे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के चलते थराली नगर पंचायत की टीम मस्जिद मार्केट में अवैध रूप से बने टीन शेडों को हटाने पहुंची, जहां व्यवसायियों ने नगर पंचायत से एक दिन के समय की मांग करते हुए खुद अतिक्रमण हटाने की बात कही। वहीं नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मस्जिद मार्केट में अवैध रूप से बनी 7 दुकानों को लगातार अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इन टीन शेडों को नहीं हटाया। वहीं अब अतिक्रमणकारियों ने एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। कब्जा न हटाने पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 6-7 दुकानें हैं, तो ये सभी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये कल हम शाम तक सुबह अपने आप हटा लेंगे। अगर हमारे द्वारा नहीं हटाया गया तो इसको नगर पंचायत हटा दे। लोहाघाट के सुई खैसकांडे गांव में घास के लुट्टों में भीषण आग लगी, जिससे 10 लुट्टे जलकर राख हो गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्राम प्रधान ने बताया कि पीड़ित परिवार को करीब 60,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। मौके पर तहसीलदार विजय गोस्वामी और राजस्व उप निरीक्षक राकेश पंगरिया ने नुकसान का आकलन भी किया। वहीं पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। चंपावत जिले के पड़ासोसेरा गांव की छात्र नीमा सालों से टूटे जबड़े की समस्या से जूझ रही हैं, जिसके लिए सीएम धामी मसीहा बनकर सामने आए और छात्रा के इलाज का निर्देश दिया, जिसके बाद छात्रा का ऋषिकेश के एम्स में सफल ऑपरेशन हुआ, जिसके लिए नीमा के परिजनों ने सीएम धामी का आभार जताया। वहीं नीमा के भाई सूरज अधिकारी ने बताया कि उसकी बहन बचपन में खेलते समय गिर गई थी, जिस कारण उसके जबड़े में चोट लगने से उसका जबड़ा टूट गया था और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से परिजन नीमा का इलाज नहीं करा पा रहे थे, जिसके चलते जबड़ा टूटने से नीमा को खाना खाने और सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सीएम साहब को गुहार लगाई थी ये मतलब सिस्टर का ऑपरेशन करना करके, तो सीएम साहब के द्वारा यहाँ ऋषिकेश एम्स में ऑपरेशन हो गया। आज मेरी सिस्टर का तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी फैमिली के साथ। ऑपरेशन सकुशल हो गया है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, अन्य सेवक हैं जो, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के आकलन के लिए भाजपा ने 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति 6 जनवरी को स्थलीय भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ में भू धसाव और मकानों में दरारें आने की वजह का पता लगाने को वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और सरकार ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है। तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारियों को और जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है। उससे किस प्रकार से आम जो वहाँ पर धसाव हो रहा है उसमें किस प्रकार से आम पब्लिक का सहयोग हो सकता है, इसकी रिपोर्ट प्रशासन के स्तर पर होगी। साथ ही साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक टीम पूरे अपने प्रदेश के पदाधिकारियों की और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तैयार करके वहाँ भेजी है। संगठन के स्तर पर भी वहाँ के जो लोग हैं उनसे मिल करके उनकी मदद किस प्रकार से हो सकेगी और तकनीकी रूप से जो एक रिपोर्ट आएगी उसको बहुत जल्दी कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई जान मान की हानि ना हो, उनकी संपत्ति की क्षति ना हो, इस बात की विशेष चिंता करते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने टीम का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, जिसकी सीबीआई से जांच को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दरअसल साल 2022 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में पत्रकार उमेश कुमार और शिव प्रसाद ने उन पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी और पूर्व सीएम पर आरोप लगाए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा बताते हुए निरस्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने
एक निर्णय किया है। जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं। काशीपुर में आईजीएल फैक्ट्री में अचानक गैस का रिसाव हो गया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल फैक्ट्री में केमिकल डिजास्टर मॉकड्रिल था। इस मॉकड्रिल के चलते इथिलीन ऑक्साइड गैस का रिसाव हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से घायलों को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया है। से केंद्रीय स्तर से मॉकड्रिल का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 जगह को चयनित किया गया है, जिसमें हमारे काशीपुर में आईजीएल को, जिसमें हमारे द्वारा पूरी 5 टीमें गठित की गई हैं, 5 एम्बुलेंसेस गठित की गई हैं और ये इस वजह से कि कोई गैस का रिसाव ना हो, कहीं आग ना लगे फैक्ट्री में, उसके लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है और ये रिहर्सल है कि जिससे कि हम सतर्क रहें। हमारी 5 एम्बुलेंस इस समय अलर्ट हैं, 2 जगह कैंप लगे हुए हैं। हमारा आईसीयू तैयार है एलडी भट्ट चिकित्सालय में। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, डॉक्टर तपन शर्मा एसीएमओ, और हमारी पूरी तरह किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारी इस समय है। उत्तराखंड शासन ने आईपीएस अधिकारी मुख्तार मोहसिन को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड के जमीनों पर जोरों से अवैध कब्जे हो रहे थे, जिसको हटाने के लिए आईपीएस अधिकारी के आने से काफी मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि अवैध कब्जों को खत्म करना बोर्ड की प्राथमिकता है। वक्फ बोर्ड में नए सीईओ मिले हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को, और एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस जो आज आईजी ट्रैफिक के रूप में, निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हमने स्पेशल आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा ऑफिसर दिया है, जिससे वक्फ की संपत्तियों का सही से संरक्षण किया जा सके। उन वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें रोका जा सके। जो वक्फ माफिया, भूमाफिया वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे हैं, उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। मुझे उम्मीद है कि जिस विजन को लेके हम वक्फ बोर्ड को चलाना चाह रहे थे, उस विजन को और तेजी से अब चलने में आसानी मिलेगी। टनकपुर के ग्राम छीनी घोट में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में पुरानी और जंग खाई सरिया का उपयोग किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान पूजा जोशी ग्राम विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से इस धांधली को अंजाम दे रही हैं। मामला उजागर होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भवन निर्माण में उपयोग किए जा रहे पुराने सरिये के जाल को हटवा दिया गया है। अब विभागीय जेई की देखरेख में नए तरीके से पुनः निर्माण किया जाएगा। तो क्या कहते हैं, प्रधान जी गलत काम करती हैं इसमें। हर बार हम तो आगे खड़े हुए, जनता का कहना है, हम अकेले, हमारी तो परेशानी है नहीं, पूरे गांव की परेशानी है। पैसा मेटेरियल के लिए हर जगह से आ रहा, बजट आ रहा, तो इसमें नया माल लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुराना लगा दें और पैसा अपने लिए बचा ले, गलत बात है। आंगनबाड़ी केंद्र बनवा रही हैं प्रधान जी। हमारी शिकायत ये है कि इसमें जितनी भी सरियाएं लगी हैं ये सब पुरानी लगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये पुरानी सारी सरियाएं नहीं लगाई जाएं और क्रैंक जाल पड़ा जाए। इसमें छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये गलत काम हो रहे हैं। जो भी काम करवाने वाला प्रतिनिधि है वो गलत काम करवा रहा है। अब हमने तो 10 बार कह दिया, हम क्या कहें। अब उनका कहना है कि ऐसी यही सरिया डालो। हमें 2 दिन लग गए चिरासी लेंटर में। ग्राम पंचायत छीनीकोट में आंगनबाड़ी भवन का कार्य चल रहा था, जिसमें मुझे शिकायत प्राप्त हुई कि उसमें पुरानी सरियाएं लगाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पर
मौका मुआयना किया गया, जिसमें कुछ अंश पुरानी सरियाओं के निकले, जिनसे कि पुराना जो उसमें बिछाया हुआ जाल था वो हटवा दिया गया है तथा टेक्निकल जो वहाँ पे जो स्पेसिफाइड हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसमें क्रंक जाल पड़ेगा और अब जाल वहाँ पे पुनः नई सरियाओं का क्रैंक जाल बिछाया जाएगा। उसके बाद जेई की उपस्थिति में वहाँ पर लेंटर पड़ेगा, जिससे कि सारे ग्रामवासी आश्वस्त हो सके। हरिद्वार में राज्य स्तरीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। कार्यक्रम का आयोजन रोशनाबाद वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 7 जनवरी तक चलेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान और जिला विकास अधिकारी प्रतीक जैन सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वंदना कटारिया स्टेडियम में प्रदेश का जो खेल महोत्सव चल रहा है और उसके अंतर्गत जिस तरीके से बालिकाओं के अंडर 20 ये प्रतियोगिता में क्रिकेट प्रतियोगिता में आज हॉकी प्रतियोगिता में आज यहाँ पर शुभारंभ हम कर रहे हैं। हॉकी में हमारी वंदना ने हमारा नाम बहुत ऊंचा किया है। वंदना जिस तरीके से उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरिद्वार का नाम ऊंचा किया है, आज उनकी माता जी भी यहाँ पर है। मुझे खुशी है, मैं उनको बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। वंदना अभी बाहर है, जब वो आएगी तो उसके सामने भी हम लोग यहाँ पर मैच करवाएंगे बालिकाओं का। आज टोटल 17 मैच है। आज जितने भी हमारे बच्चे आए हैं क्रिकेट के हॉकी के वो सामने आ जाए लास्ट दिन में जितने बच्चे 17 मैच साइड में ना। ये जिला स्तरीय हमने एस्ट्रोटर्फ के लिए मेनली रखा है। ये आज जितने भी लोग एस्ट्रोटर्फ पर पहली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है और कहीं जो बच्चे हैं वो मेरे ख्याल से देहरादून को छोड़कर ये पहला एक जिला डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में एक एस्ट्रोटर्फ है। इसका अनुभव इन बच्चों को मिलेगा और ये जिला स्तरीय ये खेल विभाग है। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद अजय भट्ट जसपुर आए थे, पिछले 4 सालों में उन्हें कभी जसपुर की याद नहीं आई। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सांसद को जनता की याद आ गई। विधायक बोले कि पिछले 4 सालों में उन्होंने जसपुर को क्या दिया। अब उन्होंने 10 लाख रुपए के 2 खड़ंजे जसपुर को दिए। 5 करोड़ की सांसद निधि मिलती है हर साल, उसमें से जसपुर के विकास के लिए 35 लाख रुपए मिलने चाहिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्टेडियम की स्वीकृति कराई और भाजपा सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। ये भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। क्योंकि भाजपा के जो नेता जब जसपुर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप लेकर आते हैं। उनसे पहले एक बार फिर दोबारा से आए, क्योंकि भाजपा के जो नेता जब जसपुर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप लेकर आते हैं। उनसे उनको क्या दिया, आज उन्हें सब चीज़ें याद, पूर्व विधायक भी उनके साथ सब कह रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और पढ़ी कि 10 लाख के खड़ंजे उन्होंने जसपुर के लिए दिए, लेकिन 5 करोड़ की सांसद निधि मिलती है सांसद जी को, लगभग 35 लाख रुपए एक साल में हमारे हिस्से में आने चाहिए। तो उस हिसाब से भी लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर, 1.25 करोड़ के लगभग हमें विधायक सांसद निधि मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या 10 लाख के खड़ंजे से उसकी तीसरी होगी, जसपुर का विकास होगा? स्टेडियम को कहने के साथ स्वीकृति है। जो स्टेडियम कांग्रेस सरकार में बना था वो इस सरकार ने निरस्त कर दिया। हम उसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन केवल मैं सांसद जी को बताना चाहता हूं कि ये जसपुर की जनता है, ये जागरूक जनता है, आपके झांसे में आने वाली नहीं है। क्योंकि 4 साल आपने इसकी सुध नहीं ली, तो इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता जरूर देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ।